ये मीम देखो, आजकल के सब स्टूडेंट्स का यही हाल है। वो डायरेक्ट वैल्यू एडिशन पे जंप करना चाहते हैं। जब से मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, वैल्यू एडिशन प्रोग्राम, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, ये सब आने लगे हैं ना मार्केट में, सबके सबको डायरेक्ट फोर्थ स्टेप पे जंप करना है। डिमांड, सब पार्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब क्या होता है उन्हें इससे मतलब ही नहीं। और फिर बाद में कंप्लेंट करेंगे कि यार मैंने सारे क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम कर लिए, सारा मटेरियल याद कर लिया, दुनिया भर का मटेरियल कंटेंट सब याद है मेरे को, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर मेरे को सारे 4-6 केस याद है, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स 100 भी नहीं आ रहे GS2 के अंदर, ठीक है। उसी तरह ज्योग्राफी में सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स GS1 में 90 से ऊपर भी नहीं आ रहे। तो यही रीज़न है। अभी समझाता हूँ क्या रीज़न है। पहले ये समझते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। डिमांड इन सब पार्ट्स, वाई आर दीज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, एंड वाई वैल्यू एडिशन इज द फोर्थ स्टेप। तो ये क्वेश्चन देखो 2023 में आया था, 2013 में आया था। चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटरमार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, डिस्कस, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन की डिमांड क्या है। वो बोल रहे हैं चोला आर्किटेक्चर जो है वो रिप्रेजेंट करता है हाई वाटरमार्क, ठीक है। और किस चीज के अंदर हाई वाटरमार्क रिप्रेजेंट करता है? एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल्स के अंदर, ठीक है। तो बेसिक डिमांड इस क्वेश्चन की क्या बताओगे आप? इंट्रोडक्शन में पहले आप 10% इंट्रोडक्शन आप दोगे, जो भी चोला के बारे में दोगे, चोला आर्किटेक्चर वगैरह के बारे में इंट्रोडक्शन दोगे। अगर आप चोलास के बारे में बताना चाहते हो, चोलास के बारे में बता दो। चोला आर्किटेक्चर के बारे में किसी स्कॉलर का अगर आपको पता है, ठीक है, रेफरेंस उसने दिया है, तो वो 10% आप आंसर लिखोगे शुरू के, ठीक है, 10 से 15-20 वर्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद 30% आंसर आप इसके अंदर ये बताओगे कि व्हाट इज द एवोल्यूशन ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर, कैसे कैसे टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व हुआ, ठीक है। जो भी 4-5 स्टेजेस थे उसको 30% आंसर आप लिखोगे उसका, ठीक है। जब आप एवोल्यूशन बता दोगे उसके बाद आएगा कि वाई चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटरमार्क। मतलब हाई वाटरमार्क तो आप तब दिखाओगे ना जब आप बेसिक्स दिखा दोगे कि बेसिक काम ये था, पहले चोला के आने से पहले ये वाला काम बेसिक हो चुका था, इसके ऊपर चोला ने जब काम किया तो जाके वो हाई वाटरमार्क बना। तो हाई वाटरमार्क दिखाने से पहले आपको फाउंडेशनल दिखाना पड़ेगा कि क्या चीज का एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो वो 30% लिखोगे आप। उसके बाद आप हाई वाटरमार्क बताओगे कि उसने क्या किया। अब हाई वाटरमार्क के अंदर स्पेशलिटी आप क्या दिखाओगे? जैसे मुझे याद है 210 फीट टॉल है, ठीक है, चोला आर्किटेक्चर के जो बृहदेश्वर टेम्पल है, ठीक है, उसके अंदर जो गोपुरम्स हैं, 2 गोपुरम्स हैं, बहुत बड़े बड़े गोपुरम्स हैं, ठीक है। और जो भी ये शिखर है उसका, जो भी उसका विमान है, उसकी किसी की भी शेडो नहीं पड़ती ग्राउंड के अंदर, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक्स हैं। ऐसे कुछ हाई वाटरमार्क दिखाने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स फेंकने पड़ेंगे, ठीक है। उसी से समझ आएगा कि हाई वाटरमार्क कैसे है वो। फिर आपको बताना है बहुत बड़े बड़े वाटर टैंक्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप बताओगे जो उसके ऊपर वो विमान के ऊपर जो इतना बड़ा वो रखा हुआ है गोला सा, उस गोले की जो वेट है वो इतना बड़ा है, उस वेट को इतनी जल्दी वो इस 1000 AD के अंदर इतने बड़े वेट को इतनी बड़ी 210 फीट हाइट पे लेके कैसे गए होंगे वो। तो दिस रिप्रेजेंट अ हाई वाटर मार्क। तो हाई वाटर मार्क दिखाते हुए यू हैव टू गिव द स्पेसिफिक्स, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स, ठीक है। और एवोल्यूशन दिखाते हुए यू विल टेल द जनरल एवोल्यूशन कि भाई यहाँ गुप्ता ने क्या किया, गुप्ता से पहले जो थे उन्होंने क्या किया, गुप्ता के बाद वालों ने क्या किया, फिर चोला के आने के बाद चोला ने स्पेशल क्या किया, वो 50% आंसर होगा। और 10% आंसर आपका क्या होगा कि अगर आप इसका कंक्लूजन देना चाहते हो, अभी वैसे इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस है, अगर आप चाहो तो इसका क्रिटिसाइज भी कर सकते हो स्टेटमेंट को, ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म डाल के, ठीक है, थोड़ा सा अगर इसका क्रिटिसिज्म डाल के बाद में एक फाइनल ओपिनियन दे सकते हो। लेकिन मोस्टली जो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के साथ मोस्ट ऑफ द 99% लोग एग्री ही करेंगे। इसका क्रिटिसिज्म बहुत मुश्किल है करना, तो इसलिए इसमें क्रिटिसाइज देने का कोई मतलब नहीं है। जो लास्ट में कंक्लूजन आएगा उस कंक्लूजन के अंदर यू विल बी कंक्लूडिंग कि हाँ चोलाज जो है उन्होंने इतना ज्यादा हाई वाटरमार्क रिप्रेजेंट किया है कि उनकी जो हेरिटेज है वो आज भी, उनकी हेरिटेज आज भी कंटिन्यू करती है और वर्ल्ड और डोमेस्टिक कोनोसियर्स को आज भी इनवाइट करती है, जिससे वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना हुआ है हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की डिमांड है। ऐसे आप परसेंटेज वाइज डिवाइड करते हो कि ये 4 सब पार्ट्स मैंने तोड़े। पहला सब पार्ट चोला आर्किटेक्चर क्या है, या फिर उसके बारे में किसी स्कॉलर का ओपिनियन, फिर उसके बाद 30% एवोल्यूशन के बारे में लिखोगे, फिर 50% हाई वाटरमार्क लिखोगे, फिर 10% कंक्लूजन लिखोगे। तो पहली बात तो ये 4 पार्ट्स में आपको तोड़ना है इसको, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, 4 सब पार्ट्स हैं। फिर उसके बाद हर सब पार्ट की कितनी वेटेज होगी ये भी डिपेंड करेगा, ठीक है। जो हाई वाटरमार्क है उसको 50% आपको लिखना ही पड़ेगा, और बिना एवोल्यूशन को 30% लिखे वाटरमार्क आप लिख ही नहीं सकते। तो दिस इज द फंडामेंटल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब इसके अंदर वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होगा? वैल्यू एडिशन का मतलब ये होगा जो मैं आपको बता रहा था, 210 फीट हाइट है, ठीक है, बहुत हाई वेट कैरिंग है, ठीक है, उसका शेडो नहीं पड़ती है ग्राउंड के अंदर, बहुत बड़े बड़े वाटर टैंक्स हैं, ठीक है, ये सब जो है ये वैल्यू एडिशन मटेरियल है। लेकिन आपको क्या लगता है इस सिर्फ वैल्यू एडिशन अगर मैं लिखूंगा, मैं इस 50% वाले के अंदर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक्स लिख दूं,
और ये बचा हुआ जो 50% बचा है मेरा 10 30 10, इसके अंदर मैं कुछ भी ना लिखूं तो क्या मेरे को कितने मार्क्स मिल जाएंगे? ये 50% आंसर लिखना होगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये वाला पोर्शन के 5 मार्क्स होंगे, इस वाले पोर्शन के 1 मार्क होगा, इस वाले का 3 मार्क होगा, इस वाले का 1 मार्क होगा। ठीक है, तो ये वाले के 5 में से मेरे को इवैल्यूएशन मिल जाएगा। लेकिन ये जो 5 नंबर मैंने छोड़ दिए, इस 5 में से तो मेरे को 0 ही मिल रहा है ना। इस 5 में से मेरे को कितना मिल जाएगा? जो ये वाला 5 मैंने अटेम्प्ट किया है, इसमें से कितना मिल जाएगा? 2.5 मिल जाएगा। ठीक है, 2.5 मिल जाएगा। इसलिए लोगों के मार्क्स नहीं आते, इसलिए लोग जो है कभी भी 400 से ऊपर ही नहीं जा पाए। आपने दुनिया भर के मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम कर लिया, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम सब कुछ कर लिया, लेकिन आप क्वेश्चन के सब पार्ट्स ही नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, कितने सब पार्ट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है एग्जैक्टली? अब डिमांड क्या है इसमें डिस्कस था बेशक, लेकिन इसमें क्रिटिसिज्म कोई मेरे को खास दिख नहीं रहा, इसलिए मेरे को ये 4 सब पार्ट्स ही समझ आ रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि 4 लेवल्स होते हैं। ठीक है, वैल्यू एनरिचमेंट इज द 4th स्टेप। ठीक है, ये 4th स्टेप है, सीधा चौथी सीढ़ी पे जंप मारने से कुछ नहीं होगा। आपको पहली सीढ़ी पहले चलनी पड़ेगी, डिमांड क्वेश्चन की समझनी पड़ेगी, फिर सब पार्ट समझने पड़ेंगे, फिर आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करने पड़ेंगे, उसके बाद आप वैल्यू एडिशन करोगे। ठीक है, तो दीज आर द 4 लेवल्स ऑफ आंसर राइटिंग। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, आप खाली वैल्यू एनरिचमेंट में जाओगे, आपके 400 पार भी, कभी 400 तो भूल जाओ, आपके 360 भी पार नहीं होंगे कभी। तो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। I will come with more such videos to understand the demand of the question. Thank you guys.